नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना जीवन संघर्षों के बीच बिताया और बेहद ही संघर्ष के बाद उस मुकाम पे पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। कहते हैं कि अगर कोई मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से कुछ पाना चाहे तो पूरी कायनात उसका साथ देती है। हम बात कर रहे हैं 1977 बैच के IPS ऑफिसर बृजलाल जी की, जिन्होंने खाकी से लेकर खादी तक का सफ़र तय किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, पहला सवाल, सर बात करें 2005 की, ADG लॉ एंड ऑर्डर आप थे। कृष्णानंद हत्याकांड बहुत बड़ा हत्याकांड था, 600 गोलियां चली थी, क्या था मामला सर पूरा? ऐसा था, उस ज़माने में मैं IG लॉ एंड ऑर्डर होता था, DG ऑफिस में तैनात था। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 7 साल बाद लौटा था। मैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे RPF का। उस समय थोड़े दिन मायावती जी की सरकार रही, 3-4 महीने, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी बन गए। तो उस समय IG लॉ एंड ऑर्डर का पद ऐसा था कि कोई चाहता नहीं था, अदरवाइज मुझे भी वहाँ से हटा दिया जाता, लेकिन मैं वहाँ रहा। अब वहाँ ये जानकारी, चूँकि DG ऑफिस में हूँ तो जानकारी हो जाती थी सबको। वहाँ पर पता चला कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन की व्यवस्था कर रहा है। उसका नंबर सर्विलेंस पर था, STF सर्विलांस कर रही थी। शैलेंद्र सिंह हमारे DSP थे, यंग DSP बनारस में। उनको सूचना मिली, उन्होंने रेड किया और रिकवर किया लाइट मशीन गन। और वो लाइट मशीन गन एक बाबूलाल यादव था, और उसका मामा जो था मुन्नर यादव, वो मुख्तार अंसारी का गनर रह चुका था। तो वो कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल से LMG लेकर आ गया। LMG पकड़ी गई, कारतूस पकड़े गए। उस समय एक होता था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, घातक हथियार जिसके रेंज है आधा किलोमीटर, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। तो मुख्तार का ये था कि अगर हल्का फुल्का बुलेट प्रूफ होगा तो ये जो लाइट मशीन गन उसको भी उड़ा देगी। तो उस मकसद से आया। ये सूचना आपने ऊपर दी थी किस तरह की तैयारी चल रही है, लेकिन रेड नहीं पड़ी? बिल्कुल, बहरहाल वो मुकदमा कायम हो गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया शैलेंद्र को कि उसने 10 फरवरी 2005 को इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देना पड़ा, इतना प्रताड़ित किया गया मुख्तार कि मुख्तार पर कैसे मुकदमा कायम हो गया। अब उसके बाद उस केस का बता दूं साहब, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ और टाडा में परमिशन देती है सरकार। सरकार मीन्स फाइल जाती है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने बाबूलाल यादव, मुन्नर यादव का तो परमिशन दिया, मुख्तार अंसारी का नहीं दिया, और दोनों को 10-10 साल की सज़ा हो गई। अगर उस समय मुख्तार अंसारी को कार्रवाई हुई होती तो कृष्णानंद राय जिंदा रहते। दशहरे के अवसर पर मऊ दंगा हुआ था, जिसमें जिप्सी पर राइफल लेकर के मुख्तार अंसारी ने कई लोग मारे गए। उसके बाद ये लगा रहा कृष्णानंद राय जी को मारने के लिए, और उस केस में सरेंडर हुआ। गाजीपुर जेल में, अपने घर के जेल में वहाँ ज़्यादा समय रहा, लेकिन कृष्णानंद राय को मारना था तो अपना जेल ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़। और उसके बाद वहाँ सभी शूटर पहुंच गए। ये जानकारी हो गई, वहाँ के SP थे, उनको हो गया, उन्होंने अपने DIG साहब को बताया, DIG साहब ने IG जोन को बताया, और करते करते DG ऑफिस में आ गई। अब मुख्तार भाई पर रेड कर करे, हर एक दरोगा रेड कर सकता है, लेकिन जब नहीं हुई तो एक IG रैंक के अफसर को बताया गया, टॉप स्तर पर, बताओ। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। भाई ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया गया। उस घर को बोलते थे फाटक। वहाँ मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, ये जितने बड़े शूटर, प्रभजोत सिंह डिम्पी, हनुमान पांडे, और ये सभी वहाँ इकट्ठे थे। और उसमें वेपन जो आए थे, कुछ आए थे शहाबुद्दीन से भी। उसमें G3 राइफल थी, जो कभी पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की थी, और वो किसी तरह इन लोगों के पास आ गई थी, 600 गोली पर मिनट, और AK-47। कृष्णानंद राय गए थे उसका क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने, और उन पर 600 गोलियां चली थी, 600 गोली प्ले थी, और कृष्णानंद राय जी को 67 गोली लगी थी, और उनके गनर ओनर सब मारे गए, किसी को 50 गोली से कम नहीं लगी थी। और उसके बाद उस केस में मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास किया गया। जो मेन गवाह थे, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी संदिग्ध परिस्थिति में मर गए, और इतने डर गए लोगों ने गवाही नहीं दी, और दुर्भाग्यवश वो केस
छूट गया था, अब शायद अपील में हो। तो मुझे मालूम है उस सबको जानकारी थी। मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ, फैजाबाद जेल में एक उसके थे, उनको फ़ोन मिला लिया भोजपुरी में, अरे ठाकुर, अरे मुन्नवा ने मार दिया, कृष्णानंद की चुटैया काट लिया। वो हमारे एसटीएफ के लागर में रिकॉर्ड हो गया। एक बार हम चाहेंगे सर, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, बड़ी फेमस पुस्तकें हैं, उनको भी एक बार दिखाइए दर्शकों को, कौन कौन सी पुस्तक है सर। इटावा फाइल्स, ये मेरी पहली पुस्तक है, सियासत का सबक। ये जो कहा जाता है दलित मुस्लिम मिल जाएं तो देश में राज करेंगे, उसी पर लिखा है। और इस पुस्तक पर आशीर्वाद है प्रधानमंत्री जी का। बंदे बंदे दिसंबर 2021 को। हाँ, ये मैंने पुस्तक दिया था और इस पर मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ ये पुस्तक देते हुए चित्र है। 10 दिसंबर 2021 में सांसद हो चुका था और इसका प्रीफेस लिखा है प्राकथन योगी आदित्यनाथ जी ने। ये बड़ी पॉपुलर किताब है, इसकी 30,000 कापियाँ बिक चुकी हैं। अब इसका बांग्ला एडिशन आ गया है। इटावा फाइल तो आपको बता ही दिया। इटावा फाइल में मैंने बहुत भुगता है। एक उसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। वो दिन था 8 अप्रैल 1990। मेरे पास इन्हीं के परिवार का एक बड़े नेता का फ़ोन आया। एसएसपी साहब, शिवपाल ने एक मुनीब यादव की ज़मीन पर कब्जा करवा लिया। मैं परिवार का सदस्य हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुनीब यादव का पद भेज दूँ? मैंने कहा भेज दीजिए। मुनीब जी आ गए, उनकी पत्नी माया देवी आ गई और मैंने थानाध्यक्ष सिविल लाइन शाह आलम खान को वो पत्र भेज दिया, कंप्लेंट। शाह आलम खान सुबह गए, ज़्यादातर सफेई गांव के थे इनके, और 22 को गिरफ्तार कर लिया। जब थाने ले गया तो इनके गांव के प्रधान थे, उनका नाम भी था दर्शन सिंह यादव, जिसको जसवारती दिया गया, आजीवन प्रधान थे वो थाने पर गए। क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके थे, प्रत्येक आदमी अपने को मुख्यमंत्री समझे, तो उनके गांव का प्रधान, रिश्ते में चचा। तो वो गए तो उन्होंने कहा छोड़ो इन लोगों को। शाह आलम खान ने कहा आप हैं कौन, क्यों छोड़ दूँ? बोले मैं कह रहा हूँ इसलिए छोड़ दीजिए, मैं हूँ दर्शन सिंह यादव और उस सैफई गांव का प्रधान। थानाध्यक्ष ने उसको और 2 और आए थे, उनको 22 पहले 3-25 बंद हो गए। अब ये खबर जब शिवपाल जी को दी गई तो शिवपाल ने 100-150 आदमी राइफल बंदूक से हमला करके थाने पर हमला किया। डीआईजी आए जयेश गुंगेश, और जयेश गुंगेश आए, मुझसे बोले कि भाई मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं शिवपाल को आज ही क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा जिसने सही काम किया है करें। बोले मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा है। तो मैंने कहा जब तक बृजलाल एसएसपी है तब तक ना आप कर पाओगे ना मुख्यमंत्री कर पाएंगे। तत्कालीन डीआईजी इंचार्ज थे जगजीत सिंह घुंगेश। उसके बाद जब उन्होंने उसको ये कहा, उसको लगे डांटने, तो उसके मुंह से निकल गया मैं देश का नागरिक भी हूँ। तो एक कागज़ फेंका, लिख इस्तीफा, ज़बरदस्ती लिखवाऊंगा। तब मैं जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने सर भी नहीं कहा, मगर दिस इज टू मच मिस्टर गुंगेश। मैंने कहा शाह आलम चल मुकदमा कायम कर। और मैंने सिविल लाइन थाने में शिवपाल, इनके चचा सैफई के प्रधान तो गिर, और मैंने रेड किया, शिवपाल भाग के। फिर बहरहाल सीआईडी की टीम आ गई और फिर बड़ी लंबी कहानी है। थाने से सबको भगा ले गए थे? हाँ, थाने से सबको छुड़ा ले गया, थानाध्यक्ष को। उसके बाद उस केस में मेरे आने के बाद एक सीआईडी की टीम भेजी गई। महीनों लगते हैं, 10 दिन में सीआईडी इंक्वायरी फाइनलाइज, मुझे बर्खास्त करने का डिपार्टमेंटल एक्शन, और शाह आलम के खिलाफ 4 फर्जी केस में चार्जशीट। वो जब माननीय कल्याण सिंह जी आए हैं तो मैं तो बर्खास्तगी की चार्जशीट फेस किया हूँ। तो वो आए तब जा कर के वो केसेस ख़त्म हुए। तो मैंने इस परिवार की प्रताड़ना बहुत झेली, जिस पर ये मेरी पुस्तक है इटावा फाइल्स। फिर मैंने लिखी इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात, ये टेररिज्म का इंसाइक्लोपीडिया है। और फिर मुझसे कहा गया अंग्रेजी में लिख दीजिए, तो मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। फिर इसका अभी गुजराती एडिशन आ गया है। फिर मैंने लिखा पुलिस की बारात चंबल गैंग्स। फिर मैंने लिखा लखनऊ के रंगबाज, इस पर अभी सीरियल बनना है, काम चल रहा है, जल्दी इसमें आएगा। और फिर लिखा मैंने 1.5 बिस्वा ज़मीन, इसमें मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश, ये शुरुआत कैसे हुई 1.5 बिस्वा ज़मीन से, किस तरह ठाकुर रमपत सिंह मारे गए 24 जून 1984। उनके भतीजों में मारा था साधु मकनू सिंह, जो हरिशंकर तिवारी के शूटर थे। वहीं से गैंगवार चला। उस परिवार में 9 विधवाएं हुई
और जब साधु सिंह मारा गया 1989 में, तब मुख्तार गैंग ने, जब मुख्तार अंसारी ने, ये चेला था उनका साधु मखनू का, उसने गैंग की कमान संभाली और उसके बाद तो सैकड़ों मर्डर हुए हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेकर बिहार, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, सूरत देव सिंह, इन सब का इस पुस्तक में है। सर तो थोड़ा सा इसका सार जानना चाहेंगे कि 1.5 बिस्वा जमीन का कुछ शॉर्ट में जरूर बताइए कि क्या था मामला। 1.5 बिस्वा जमीन, गांव है मुड़ियार, गंगा के किनारे। वहाँ ठाकुर रमपत सिंह पहलवान थे, उनके 6 बेटे थे। परिवार में बंटवारा हुआ। उनके दूसरे भाई जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी पत्नी बड़ी मुंहफट थी। उनके बेटे थे साधु सिंह मखनू सिंह, जो 70 और 80 के दशक में गोरखपुर में गैंगवार हुआ, उसमें मेन भूमिका शूटर थे साधु सिंह मखनू सिंह। रविंदर सिंह का जो मर्डर हुआ 1979 में, साधु मखनू सिंह मेन शूटर। सब हरिशंकर तिवारी के छात्र नेता बलवंत सिंह, छात्र नेता बलवंत सिंह। तो जितने उस समय तो रोज गोलियां चलती थी 70-80 के दशक में। तो ये जो है वो 1.5 बिस्वा जमीन का बंटवारे में झगड़ा था। इनके ताऊ जो थे रमपत सिंह ट्रैक्टर से जोत रहे थे, मैंने उन्हीं का एक स्केच बनाया है। और ये पहलवान थे, इनके 6 बेटे थे, 3 पुलिस में थे। साधु सिंह और मखनू सिंह पहुंच गए और ट्रैक्टर निकाल लो, नहीं गोली मार देंगे। ना समझा मेरे भतीजे क्यों मारेंगे, और साहब उनको मार दिया गया। उसके बाद इनके 3 बेटे पुलिस में थे। हवलदार राजेंद्र सिंह, वो भी मारे गए। वीरेंद्र सिंह बेड़ा, वो CRPF में था, वो आ गया, वो भी मारा गया। और एक अभी वो जिंदा बच गए। और फिर इनका बेटा जो था वो अपनी UP कॉलेज से पढ़ाई छोड़कर त्रिभुवन, और ब्रजेश सिंह का के बाप का भी मर्डर वहाँ के राजपूतों ने किया। और फिर ये मिल करके जो बदला लेने की कार्रवाई चली, तो ये जो ठाकुर परिवार मुड़वार का था, उसमें पूरा परिवार, इनके परिवार के लोग 9 लोग मारे गए। और जब नवंबर 89 में साधु सिंह को ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, साहब सिंह, इन लोगों ने गाजीपुर हॉस्पिटल में मार दिया, वर्दी पहन करके चेकिंग करने के बहाने। और उसके बाद गांव में आए। दामोदर सिंह था, उसका कोई मतलब नहीं था, साधु मखनू का भाई था, विकलांग था। उनका भैया हमको क्यों मार रहे हो? बोले मेरे भाई वीरेंद्र बेड़ा को और रामविलास को आपके भाइयों ने 2 जनवरी 1986 को एक साथ मारा था। तो साधु भैया को मार कहाँ है, मरना तो आपको भी है। उनको मारा, घर के नौकर मखनचू को मार दिया। फिर रमाशंकर सिंह झगड़ा फंसाए थे, उनको मार दिया। फिर साहब सिंह इन लोगों को गुरु था, ले गया धानापुर, वहाँ 2 मार दिया। तब उस समय साधु मखनू गैंग खत्म हुआ। तब साधु मखनू का चेला मुख्तार अंसारी ने गैंग की कमान संभाली। और उसके बाद तो यहाँ से लेकर बिहार और सूरत देव सिंह, यहाँ सब। तो ये इस पुस्तक में उसी पर हमने 1.5 बिस्वा जमीन UP क्राइम फाइल, और इस पर भी फिल्म बनेगी। और इसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, इन सब के का कृत्यों का इसमें विवरण है। सर ये तो वही माफिया की बात। अब आते हैं डकैती पे। डकैतों का एक बड़ा साम्राज्य था चंबल, वहाँ आपने बहुत बड़ा काम किया। तो वहाँ पे एक बड़ा फेमस वो हुआ था, कहता घनश्याम केवट, बड़ा लंबा इनकाउंटर हुआ था, लाइव इनकाउंटर हुआ था। वो घटना क्या थी? वो घटना ऐसी हुई थी, थाना राजापुर, गांव था जमौली। मैं वहाँ का एडिशनल SP था। पहले एडिशनल SP केवल बड़े बड़े टाउन में थे। तो वो जो ब्याहमई कांड हुआ वैलेंटाइन डे पर 14 फरवरी 81, तो जालौन में पोस्ट क्रिएट हुआ, इटावा में हुआ, और मैं पहला एडिशनल SP गया। और हमारे SSP थे श्री विजय शंकर, 1969 बैच, जो डायरेक्टर CBI होकर रिटायर हुए थे। अभी उनका देहांत हुआ है कुछ महीने पहले। तो वहाँ पर काम था राइफल लेकर के बिहड़ों में घूमना। उनके पास G3 राइफल होती थी, 600 गोली पर मिनट, और हम लोगों के पास होती थी 303। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब आए तो उन्होंने कुछ कंपनियों को SLR दे दिया गया था। तो 25 लड़के हमको भी मिल गए थे SLR के। तो वहाँ पर मैं कार्रवाई करता रहा। ब्याहमई के बाद जो फूलन जो है, ये जब इसको छोड़ा वहाँ से, हमने रियल लिखा है, कई लोग लिखे हैं कि उस गांव में सभी गांव के ठाकुरों ने रेप किया, झूठा है। अच्छा। लाला नाम से राम वगैरह ने इसको बिहड़ में रेप किया, लेकिन ये कि 10 दिन वहाँ रख करके रेप करते रहे, गलत है। मैंने फैक्ट पर लिखा है। और उसके बाद जब फूलन को उन्होंने 8-10 दिन के बाद छोड़ दिया, जब विक्रम मल्लाह को मार दिया था, उसके हस्बैंड को, उसके बाद बिहड़ में घूमती रही। ये घर गई, इसकी माँ मूला देवी, वो ले गई बाबा मुस्तकीम के पास, बाबा इसको रख लो नहीं तो ठाकुर लोग मार देंगे। फिर उसमें गैंग था,
और उसका नाम था मान सिंह यादव, हम उसको मान सिंह कहते हैं, तेरही गांव थाना कालपी जालौन। तो उसने रख लिया और उसके बाद एक गैंग शुरू हुआ, उसका नाम रखा गया। ये बाबा सर कौन था जिसके पास इसको रखा था? वो भी डकैत था? बता रहा हूँ नहीं, मुस्लिम बाबा बहुत बड़ा डकैत था। मलखान के बाद एक्चुअली उसकी वजह से दस्तमपुर कांड हुआ, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो गैंग चला IR-70 सिंह, फूलन मान सिंह। मुस्लिम मलखान के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान मुस्लिम का था, उसको बाबा बोलते थे। जब बेहमई कांड हो गया, फोर्स तमाम पहुंच गई, PSC पहुंच गई, तो उसने कहा बड़ा हाट हो गया माहौल, तो कहीं बाहर भाग ले मुंबई। वो गया एक गांव है दस्तमपुर, कानपुर देहात में, उसके भाई की ससुराल थी, वो और उसका एक साथी, और वहाँ पर वो मारा गया। और फिर वहाँ पर ये लगा कि यहाँ के यादवों ने मरवा दिया मुखबिरी करके। उसके बाद वहाँ पर हुआ था दस्तमपुर कांड, 15-16 यादव मार दिए गए थे इस मुस्लिम गैंग के लोगों ने। उसी में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो इतनी आसानी से इन लोगों को मिल कैसे जाते थे सर? बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश वार हुआ। बांग्लादेश वार में पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की थी, सरेंडर हुआ, कुछ फौजी मार लाए, बेच दिया। ये गैंग हमें चिट्ठियाँ लिखता था। तो जब उसने कहा कि जब उनको बताया था कि बता दीजिएगा, मेरा रिश्तेदार में तो बच्चा जैसा था, तो उनके मुझसे आवाज़ नहीं निकली। तो मैंने कहा बात तो गड़बड़ा जाएगी। तो मैंने कहा मैं हूँ ब्रिजलाल एडिशनल SP जालौन। तो उसके मुझसे हुजूर आप? और वो अपनी G3 राइफल मेरे पैर पर रख दिया, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। फिर वहाँ बात चली, मैंने कहा यू हैव टू सरेंडर इन माई एरिया। वो बातचीत हुई, किस तरह से मैं निकला, किस तरह से आया। जो जीप थी हमारी वो चली गई, मैं जंगल में सड़क पर ग्वालियर रोड पर खड़ा। फिर ट्रक से मैं बैठा आया, फिर आया चौड़ा थाना, वहाँ डिस्ट्रिक्ट दतिया। उस समय इंटर स्टेट कम्युनिकेशन थे कुछ। फिर मैंने बात किया और फिर उसके बाद आया, उसको फ़ोटो जो मैंने खींच लिया था, और उसके बाद बातचीत हुई। मैंने कहा यू हैव टू सरेंडर बिफोर ए पुलिस ऑफिसर। हम मध्य प्रदेश की तरह से महिमा मंडित नहीं करते। पंडित श्रीपति मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, मेरे SSP आए, वो तैयार हो गए, बातचीत हो गई। फिर मेरे विजय शंकर तिवारी साहब का तबादला हो गया। उसके बाद एक हाकम सिंह साहब आ गए SSP, और उन्होंने अपने क्रेडिट के चक्कर में उसको स्पॉइल कर दिया। 5 लोगों की इसने हत्या की? बता रहा हूँ, वो वहीं मारा गया। उसके बाद उसके पास ग्रेनेड थे, आर्मी ग्रेनेड, वो फेंका, उसमें इंजर्ड हुए। और उसके बाद वो कुनाचे भरता हुआ निकला। फिर DIG सुशील कुमार सिंह गए, और फिर उसके बाद प्लानिंग अच्छी थी नहीं। उसके बाद DIG के गनर बेनी वो मारे गए, इकबालुद्दीन मारे के बाद PSC वहाँ पहुँची। PSC के कंपनी कमांडर जो इंस्पेक्टर होते हैं बेनी माधव सिंह, उनको चढ़ा दिया गया छत पर लाइट मशीन गन लेकर। हर हथियार की अपनी अलग अलग होती है। लाइट मशीन गन आपको टारगेट नहीं मारूंगा तो क्या करेंगे भाई, उसका 500 मीटर रेंज है। वो छत पर वो झोपड़ी में छिपा था, उसको टारगेट मिला, उसने झोपड़ी में से खटिया लगाई, वहीं देखा और मारा, बेनी माधव सिंह मारे गए। जब बेनी माधव मारे गए तब वहाँ पर PSC ने वहाँ बिल्कुल आसमोस एक रिवोल्ट की स्थिति आ गई। PSC वहाँ से हट गई। ATS STF जा दोनों के चीफ रहे, आपने देखा सारी चीज़ें। सर तो क्या कुछ ऐसा वारदात हो कि ATS की बात करें तो आतंकवाद की बात आती है, तो आपके सामने ही अयोध्या और तमाम ऐसे मामले हुए थे आतंकियों के। कौन कौन से आतंकी थे जो टारगेट में आपके आए, जो आपके दौर में जिनका आपने खात्मा किया? ऐसा हुआ कि मैं भारत सरकार से लौटा था, IG लॉ एंड ऑर्डर था, और उसके बाद मैं बना 13 मई 2007 को ADG लॉ एंड ऑर्डर, और तब ATS नहीं था, तो मेरे पास था क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और STF। फिर 23 नवंबर 2007 को लखनऊ कचहरी ब्लास्ट, अयोध्या कचहरी ब्लास्ट, बनारस कचहरी ब्लास्ट, और उसके पहले गोरखपुर में हुआ था गोलघर ब्लास्ट। ये ब्लास्ट की घटनाएं हुई। और उसके बाद हम और विक्रम सर पहले लखनऊ देखा, फैजाबाद, फिर वहाँ पीछे पीछे मुख्यमंत्री मायावती जी थी। और वहाँ जब घटनास्थल देखने के बाद बनारस के एयरपोर्ट पर बातचीत तय हुई, और 26 मई 2007 को ATS का गठन हुआ, और मैं ही उसका फाउंडर चीफ बना। तो ये पाली काम
एसटीएफ किया करती थी। तो एक घटना ये था जिसमें मैंने खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, इन सबको बंद किया, जिसमें तारिक कासमी के, खालिद मुजाहिद के मरने पर अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम किया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट घटना रही वो हुआ था 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2007 और 2008 की रात में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर पर अटैक। रामपुर ग्रुप सेंटर हज़ारों की फोर्स है और वो ऑपरेशन था लश्कर तोयबा का, और उसका हेड था सबाउद्दीन, और 2 पाकिस्तानी थे, उनका नाम था इमरान शहजाद पीओके का था और मोहम्मद फारूक गुजरावाला। तो ये टीम गई वहाँ और 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव, उस समय रात के 1 बज रहे थे, वहाँ AK-47 से हमला हुआ ग्रेनेड से, 7 जवान मारे गए, 1 रिक्शा वाला मारा गया। और उसके बाद वो कायम हुई। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें हमने बहुत मेहनत किया, और इंडिया कमांडर जिसको सबाउद्दीन को बनाया था उसने, हाफिज़ सईद ने, मैं जब उसका इंट्रोगेशन कर रहा था तो उसने कहा साहब पहले तो इंडिया कमांडर यहाँ बैठता था काठमांडू में, वो पाकिस्तानी होता था। हाफिज़ सईद ने उससे हमला कराया था बंगलौर में इंडियन साइंस कांग्रेस में 5 दिसंबर 2005 को। उसमें प्रोफेसर पुरी मारे गए थे। तो कहा हमको हाफिज़ साहब ने बना दिया इंडिया कमांडर। और उसमें था 2 पाकिस्तानी, कराची टू काठमांडू, काठमांडू से यहाँ, और रामपुर अटैक हुआ, मुकदमा कायम हुआ, गिरफ्तारी हुई, सरकार बदल दी गई। अखिलेश यादव ने 13 मुकदमे आतंकवादियों के वापस किए, उसमें रामपुर भी केस था। मैं तो हट चुका था। इसमें आजम खां अक्सर कहा करता था मीटिंग में, कहाँ कह रहे हैं आतंकवाद है, अरे 31 दिसंबर का दिन था, सीआरपी वाले दारू पिए थे और साहब आपस में गोली चला लिए, मर गए, इसमें आतंकवाद कहाँ है। वो केस भी वापस हुआ जिसमें 2 पाकिस्तानी थे। आखिरी सवाल है, 2011 में सर जो है आपको डीजीपी पद मिला। अब एक लंबा सफ़र आप तय करके आए थे, माफिया, डकैत, फिर क्या कुछ लगा आपको, क्या बदलाव करने लायक है उस 1 साल के दौरान में? आपने जो चीज़ें कमी थी, आपको जो चीज़ें नहीं हो पाती, उसको लेकर क्या किया आपने, और क्या उस समय था, कैसे किया? ऐसा था कि मुझे मायावती जी की हाँ, करमवीर सर जो है डीजी थे, 31 दिसंबर 2011 को रिटायर हुए, मुझे उसके बाद डीजी बनना था। लेकिन कुछ अधिकारी थे, IAS अधिकारी, जो नहीं चाहते थे, और 1 महीना में RK तिवारी सर थे DGPSC, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। फिर साहब ये थी, कई उसमें रीजन मैंने आने वाली पुस्तक में लिखा है कि शायद जो होम के अधिकारी थे, कुछ और अधिकारी थे, उनको दिक्कत होती मेरी वजह से, तो कोशिश करते हैं मैं ना हूँ। बहरहाल 1 अक्टूबर 2011 को मैं DGP बना। उस समय तक स्टेट इलेक्शन मोड में आ चुका था, और उसके बाद मैंने सुधार किए, जैसे पुलिस चार्टर है, पब्लिक चार्टर है, टाइम बाउंड किस तरह से एक्शन लिया जाए। खैर वो रहा, लेकिन तब तक आचार संहिता लागू हो गई। जनवरी के प्रथम सप्ताह में SY कुरैशी, वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आए, बैठक हुई, और उस बैठक में ये बात है 7 जनवरी 2012, मेरे मित्र और क्लास फेलो और चीफ सेक्रेटरी रहे अनूप मिश्रा, मैं और पूरी टीम। मीटिंग ख़त्म हो गई तो कुरैशी साहब ने चीफ सेक्रेटरी अनूप को अलग से बुलाया और उनसे कहा भाई इन लोगों ने कंप्लेंट किया है समाजवादी पार्टी वालों ने, तो ब्रजलाल को मैं कोई लिखित नहीं दे रहा हूँ, इनको हटा दो। वो निकले अनूप, मेरे मित्र और क्लास फेलो, उन्होंने मुझे बड़े दुखी मन से कम्युनिकेट किया, हमने कोई बात नहीं, और फिर मैं DGPSC बना 8 जनवरी 2012 को। वहाँ रहा, फिर अखिलेश जी बनते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने मुझे हटा दिया और भेजा डायरेक्टर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद। अब मैं तो काम करने वाला था, तो मेरे पास समय था, तो मैं, हमारे 120 डिप्टी SP थे 2 बैच के, 365 इंस्पेक्टर थे, उनको पढ़ाता था मैं। फिर भारत सरकार ने लिखा इनको बहुत खतरा है, और वहाँ से पत्र आया, और यहाँ कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं। तो जैसे वो चिट्ठी लिए, मेरा नाम लिया ब्रजलाल, तो उन्होंने बताया, उनका किसकी बात कर रहे हो, पुलिस का गुंडा है। बोले नहीं सर, गुंडा क्या शरीफ, पढ़ लो। तो खैर पढ़ा, तो खैर मुलायम सिंह जी के इस मामले में उन्हें नमस्कार करता हूँ। उन्होंने मुझे टेलीफोन मिलवाया, हाँ DG साहब क्या बात है। मैंने कहा साहब मैं हिट लिस्ट में हूँ, मेरा केवल प्रायोरिटी है लखनऊ प्लेस, नॉट ए पोस्ट। तो सब यहाँ आ गया मैं,
डीजी सिविल डिफेंस। फिर 3 अक्टूबर 2012 को मुझे भारत सरकार बुलाया गया, गृह मंत्री शिंदे साहब थे। मेरी मुश्किल से 1 मिनट की मुलाकात, फिर फ़ोन आता है ब्रजलाल जी मेरे घर आ जाएंगे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इनको मैं नेता को जानता नहीं। मुझे कृष्ण मेनन मार्ग पर गया, उन्होंने कहा ब्रजलाल जी आप 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हैं और तमाम ऑपरेशंस आपने देश हित में किए, तो आपको आज मैं बनाता था डीजी सीआरपीएफ, जो देश की सबसे बड़ी फोर्स 4.5 लाख की। लेकिन ये हुआ कि अभी एक वो है प्रणव सहाय हैं, आपसे सीनियर हैं, तो 6 महीने वो रहेंगे डीजी, आप आ रहे हो स्पेशल डीजी और फिर डीजी सीआरपीएफ बनेंगे। मैंने कहा साहब मुझे यूपी से निकाल पाओगे, क्योंकि मेरा 36 का आंकड़ा है। उन्होंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दे। मेरे आर्डर्स आ गए, शिंदे साहब बुलाए, उन्होंने कहा मैंने अखिलेश यादव जी से बात कर लिया, मुलायम सिंह यादव से कर लिया, आप समय ले लो, समय दे देंगे। मुलायम सिंह ने समय दिया, बोले हाँ डी साहब हम आपको छोड़ देंगे। अखिलेश जी ने मुझे समय नहीं दिया, तो जब समय नहीं दिया फिर पता चला, फिर शिंदे साहब बुलाए, गृह मंत्री भारत सरकार, फिर बात हुई। अल्टीमेटली जो मुझे जानकारी हुई, कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब इसको मत छोड़िए, 14 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा ये सीआरपी चीफ रहेगा और इलेक्शन में सीआरपी आएगी, ये आपको परेशान करेगा। तो ये कहते रहे, मुझे छोड़ा नहीं। तो मैं 2.5 साल डीजी सिविल डिफेंस रहा और मेरे पास काम कम था। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं आपदा को अवसर, तो मैं राइटर बन गया। ये सब पुस्तकें जितनी उसी दौर की तो मैं जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा मुझसे कि पहले से लिखते रहे कि बीजेपी में आ गए तब, मैंने कहा साहब मुझे तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव ने लेखक बना दिया, उनकी वजह से मैं लेखक हूँ। तो मैंने इस पुस्तक में उनको धन्यवाद दिया है कि मुझे सीआरपी भेज दिए होते, मैं तो वो ऑपरेशनल आदमी था, रम गया होता, राइटर नहीं बनता। तो आज राइटर बन गया। तो जी हाँ, तो इस तरह से मैं राइटर बना और फिर वहीं से 30 नवंबर 2014 को रिटायर हुआ। तो ये थे हमारे साथ ब्रजलाल जी, जिन्होंने खाकी से लेकर खादी तक का सफ़र बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया। और अगर बात करते हैं तो इनकी अब राजनीति का जो सफ़र है वो भी बखूबी ढंग से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह थी कि जो पुलिसिंग में इन्होंने कार्य किया, इसकी वजह से इन्हें टॉप कॉप्स की श्रेणी में रखा गया और आज राजनीति में भी इनका एक बड़ा नाम है। मिलते हैं अगली बार ऐसे एक बड़े टॉप कॉप के साथ। धन्यवाद।